हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर न्यू क्लास। तो आज है हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा है। कि अभी तक आप लेक्चर नंबर 9 में आपने क्या क्या पढ़ा था, एक बार उसका रिवीजन करते हैं बेटा। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको पहला टॉपिक पढ़ाया था सॉल्यूशन। क्या टॉपिक पढ़ाया था मैंने आपको? सॉल्यूशन। तो मैंने बोला था कि सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ द नॉन रिएक्टेंट सब्सटेंस। जो हमारे जो नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या क्या मैंने पॉइंट्स बताए थे कि सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा बेटा, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट, एक होता है हमारा सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जो भी कंपोनेंट हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट हमारा ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। ठीक है। फिर हमने पॉइंट डिस्कस किए थे कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वो हमेशा सेम होगी। सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो सकती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम क्या करते हैं, अपना अगर हमारा सॉल्यूशन एक एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा क्या होगा, वाटर होगा। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था अगर हमारे पास कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट, मतलब सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूशन का मास नियर बाय इक्वल हो जाएंगे। या फिर आप बोल सकते हो जो वॉल्यूम है सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, वो क्या थी कि जब भी आपका जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट सिर्फ एक ही होगा, पर सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बाइनरी सॉल्यूशन बताया था और टर्नरी सॉल्यूशन बताया था। उसके बाद मैंने आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाया था कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बेटा देखो, मैं अब ये रिवीजन करा रहा हूँ इसलिए मैं हर एक चीज लिख के नहीं बताऊंगा। सिर्फ सुनो, आप सुनो, आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, हाँ सर हम ये सब चीजें पढ़ चुके हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने क्यों पढ़े थे बेटा? क्योंकि हमें सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन की कंपोजिशन डिफाइन करनी थी। तो सॉल्यूशन की कंपोजिशन डिफाइन करने के लिए हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो मैंने क्या बोला कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे वो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही रिलेटेड होंगे। जिसमें पहला कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। देन सेकंड हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स था परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो ये आपको बताता था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स था हमारे पास परसेंट बी बाई बी। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपको बताता था कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स था हमारे पास परसेंट डब्ल्यू बाई बी। तो परसेंट डब्ल्यू बाई बी बताता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। फिर हमने आपको पढ़ाया था पीपीएम, जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इसका कैसे हमने इसको डिफाइन किया था कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 रेज टू द पावर ऑफ 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था पार्ट्स पर बिलियन पीपीवी। इसको हमने डिफाइन किया था कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 रेज टू द पावर ऑफ 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए डिफाइन किए थे, हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ दो इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स आपको बताए थे, जिसमें पहला था हमारे पास मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती है, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी क्या होती है बेटा, मैं ये बताना भी चाहूंगा, मोलैलिटी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, ठीक है। तो मोलारिटी की मैंने आपको यूनिट भी बताई थी, तो यूनिट क्या थी मोलारिटी की, मोलारिटी की यूनिट आएगी हमारे पास मोल पर लीटर, जिसको हम मोलर भी बोलते हैं, ठीक है, और कैपिटल एम भी लिखते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट कंसंट्रेशन टर्म था, उसको हम बोला था हमने मोलैलिटी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी हमने क्या बताया था कि इसको स्मॉल एम के साथ हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जो मोलैलिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है द मोल ऑफ सॉल्यूट टू द
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल पर केजी, या फिर इसकी एक और यूनिट भी मैंने आपको पढ़ाई थी, मोलर। तो मोलर भी इसकी एक यूनिट है, और हम इसमें इसको स्मॉल एम के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरा थ्योरी वाला पार्ट हमने अपने लेक्चर नंबर 9 में कवर किया था। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक नंबर 1। तो टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। तो बेटा यहाँ मैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स लिख रहा हूँ, कौन कौन सा लिख रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन, फिर हमने कंसंट्रेशन टर्म्स कौन सा पढ़ा है अपना, परसेंट W/W, फिर हमने पढ़ा था परसेंट V/V, फिर हमने पढ़ा था परसेंट W/V, फिर हमने पढ़ा था ppm, फिर हमने पढ़ा था ppv, फिर हमने पढ़ा था मोलैरिटी, मोलैरिटी, और हमने लास्ट में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ा था मोलैलिटी। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है कि इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स में किसकी बात हो रही है, इन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स की बात हो रही है कि इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स में से ऐसे कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ये बेटा मैंने क्या करा है, एक सॉल्यूशन ले बनाया है, और सॉल्यूशन भी मेरे पास कैसा सॉल्यूशन है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है। तो अगर मैं बाइनरी सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो बाइनरी सॉल्यूशन में आपको पता है कि दो ही कंपोनेंट होंगे। अब वो दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक होगा हमारा सॉल्यूट और एक होगा हमारे पास सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है यहाँ तक, हमने क्या करा, एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया। अब बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट। अब बेटा देखो हमारे पास टॉपिक क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब ये जो इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इन सब कंसंट्रेशन टर्म्स में से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें ये पता है कि जब भी हम अपने सॉल्यूशन की हीटिंग करेंगे, तो हीटिंग करने पे क्या होगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, वेरिएबल होगा। तो ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन, हीटिंग ऑफ सॉल्यूशन पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गेट चेंज। सॉल्यूशन जो वॉल्यूम है हमारा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहीं से हमें क्या मिला, एक कैच मिला। हमारा कैच क्या मिला हमें, हमारे पास जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे, इन कंसंट्रेशन टर्म्स में अगर कहीं पे भी वॉल्यूम वाला टर्म यूज हो रहा है, तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे आपको नोट करके लिखना है, all the concentration terms, all the concentration terms in which volume of solution, volume of solution is involve, all the concentration terms in which volume of the solution is involved are टेम्परेचर डिपेंडेंट, आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझ में आ रही है बेटा बात, जब भी आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या कैच निकाला कि हमारे पास जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थे, इन कंसंट्रेशन टर्म्स में से जिन जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज हो रहा है, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या आ रहा है, डिफाइन किया गया है, तो वहां वो सब कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, वो सब कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। इट मींस अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, दो टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, देखो, एक कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और एक कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब ये देखो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला कौन सा होगा और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला कौन सा होगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूं, वन बाई वन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो बेटा पहला कंसंट्रेशन टर्म्स है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन हम डिफाइन करते हैं, जनरली जो मोल फ्रैक्शन डिफाइन किया जाता है
वो मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए ही डिफाइन किया जाता है, क्योंकि जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मोल फ्रैक्शन, अगर मैं सॉल्यूट की बात करता हूं बेटा, तो मोल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब आप चाहे सॉल्यूशन की हीटिंग करो, चाहे सॉल्यूशन को, क्या सॉल्यूशन का टेम्परेचर में जो किसी भी तरीके से चेंज करो, जो मोल्स हैं सॉल्यूशन के वो कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे फ्रॉम द टेम्परेचर चेंज। तो बेटा पहला हमने देखा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन में क्या हो रहा है, वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व नहीं है। इसका मतलब जो मोल फ्रैक्शन होगा वो मोल फ्रैक्शन कैसा होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। अब देखो दूसरा कंसंट्रेशन टर्म्स है हमारे पास, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। तो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में है क्या, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू बता रहा है कि कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। फिर से समझो कि कितने ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसका मतलब जो परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है वो भी कैसा है, वो भी हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बता रहा है परसेंट बी वाई बी। परसेंट बी वाई बी क्या है कि कितने एम एल सॉल्यूशन में कितने एम एल सॉल्यूट प्रेजेंट है। या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हो परसेंट बी बाई बी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज हो रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो परसेंट बी वाई बी भी हमारा क्या होगा, हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे पास परसेंट डब्ल्यू बाई बी। ये बताता है कि कितने एम एल सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो परसेंट डब्ल्यू बाई बी में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, परसेंट डब्ल्यू बाई बी में भी हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं। और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए परसेंट डब्ल्यू बाई बी भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब मैं बात करता हूँ पीपीएम की और पीपीवी की। तो बेसिकली ये क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। अगर मैं पीपीएम की बात करता हूँ तो ये बताता है कि 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज हम नहीं कर रहे हैं डिफाइन करने के लिए। तो पीपीएम हमारा कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब मैं बात करता हूँ पीपीवी की। तो पीपीवी क्या होगा, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये बताता है कि 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 9 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अगेन हमने पार्ट पर बिलियन को डिफाइन करने के लिए हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज नहीं किया है, इसलिए जो पीपीवी है वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप देख सकते हो कि मोलैरिटी डिफाइन करने के लिए मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज किया है, इसलिए हमारा मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स होगा। अब मैं बात करता हूँ मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप देख सकते हो कि जो मोलैलिटी है, इस मोलैलिटी को डिफाइन करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूज नहीं किया गया है, इसलिए हमारा जो मोलैलिटी होगा वो मोलैलिटी क्या होगा, मोलैलिटी हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पता कभी बन जाए यहाँ से कि फ्रॉम दीज कंसंट्रेशन टर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन का डाइल्यूशन हम कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन का डाइल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। आप क्या करोगे, आप एक सॉल्यूशन बनाओगे। सपोज करो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है बिफोर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन कैसा है हमारे पास, बिफोर डाइल्यूशन सॉल्यूशन है। अब ये समझो कि डाइल्यूशन में हम करते क्या है। डाइल्यूशन में हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको क्या करना है, नींबू पानी बनाना है, ठीक है। तो आपने नींबू पानी बनाया,
मतलब ठीक है, लेमोनेड्स बनाया आपने, तो नींबू पानी बनाया आपने। अब आप क्या कर रहे हो उसके अंदर, नींबू पानी में सपोज कीजिए आपने क्या क्या यूज करा है, आपने लेमन यूज किया है, आपने सॉल्ट यूज किया है, आपने वाटर यूज किया है। इसका मतलब आपने एक सॉल्यूशन बनाया है। तो ये सॉल्यूशन हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, बाइनरी की टर्नरी, ये हमारा एक टर्नरी सॉल्यूशन होगा। टर्नरी सॉल्यूशन क्यों हुआ बेटा, क्योंकि इसके अंदर तीन सब्सटेंस है। कौन कौन से, वाटर हो गया, लेमन हो गया और हमारा सॉल्ट हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, अगर आप इस नींबू पानी को डाइल्यूट करोगे, तो डाइल्यूट करने का मतलब क्या है, आप इसमें एक्स्ट्रा वाटर मिला दो। एक्स्ट्रा वाटर मिला दो मतलब आप एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिला दो। तो डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा सॉल्वेंट एडिशन। आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का एडिशन करोगे। तो समझ में आया डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब ये देखो कि मेरे पास क्या एक सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन कैसा है, बिफोर डाइल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन है, तो मैं यहाँ मान के चलता हूं कि इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम, चलिए मैं नीचे लिख देता हूं, इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो V1 है, और इस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है, वो मोलैलिटी क्या है, कैपिटल M1। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अगर एक बार बन गया तो हर एक कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन होगा। सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। तो मैंने क्या करा है, V1 ले लिया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, अभी कोई भी डाइल्यूशन नहीं किया है। और M1 क्या ले लिया मैंने, मोलैलिटी, मोलैलिटी बिफोर डाइल्यूशन। अब आपको क्या करना है बेटा, इसका डाइल्यूशन करना है। तो आप इसका डाइल्यूशन कैसे करोगे, आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को इसके अंदर ऐड कर दोगे। आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट एडिशन करना है। एक्स्ट्रा सॉल्वेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। जब बेटा आप एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का एडिशन करोगे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हमने बोला डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बार बताओ, आप सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब आप एक्स्ट्रा अमाउंट में सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। तो सॉल्वेंट अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम, जो सॉल्वेंट ऐड हो रहा है उस सॉल्वेंट के पास क्या होगा, उसका खुद का वॉल्यूम होगा। तो तो डाइल्यूशन करने पे बेटा क्या होता है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम गेट चेंज, वॉल्यूम गेट चेंज। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप डाइल्यूशन करोगे, आप सॉल्वेंट को मिलाओगे, और जब आप सॉल्वेंट को मिलाओगे, इसका मतलब सॉल्वेंट जब मिक्स होगा तो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है, एडिशनल वॉल्यूम मिक्स होगा। इसका मतलब इनिशियली जो सॉल्यूशन था और डाइल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन है, उसमें क्या चेंज आने वाला है, डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो मोलैलिटी चेंज हो जाएगी। सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी बेटा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बताते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट है ये, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। बेसिकली मोलैलिटी होती क्या है, मोलैलिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो आप क्या ऐड कर रहे हो, आप सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो। अगर सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब सॉल्यूट के मोल्स बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन कैसे होने वाले, सेम होने वाले, मतलब सॉल्यूट के मोल्स पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। पर जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, इसका मतलब एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा, जब चेंज होने का मतलब क्या, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा डाइल्यूशन करने पे, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, जो मैंने यहाँ लिखा है कि वॉल्यूम गेट चेंज, आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम होगा क्या, इंक्रीज होगा। तो जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आप देखो मोलैरिटी क्या है, रेशो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट का और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरा चेंज हो नहीं रहा है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब न्यूमरेटर में कोई भी चेंजेस नहीं है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी गेट चेंज। तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। और चेंज कैसे होगी, डिक्रीज होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना सोल्यूशन बना लेते हैं, फाइनल सोल्यूशन बनाते हैं। ये मेरे पास क्या है बेटा, फाइनल सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन
आफ्टर डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के बाद ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब डाइल्यूशन के बाद हो क्या रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है और मोलालिटी चेंज हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि after dilution the volume of solution is V2, after dilution the molarity of the solution is M2। आई होप यहाँ तक कोई भी आपको डाउट नहीं हुआ होगा समझने में कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं। जब हम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट मिला रहे हैं तो होगा क्या, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज ही होगा। दूसरी चीज, सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सिंपल से एक आंसर दो। अब बेटा यहाँ देखो, समझने की कोशिश करो। अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, मैं लिख रहा हूं अपॉन डाइल्यूशन। अपॉन डाइल्यूशन आपने देखा, क्या देखा आपने, अपॉन डाइल्यूशन जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो चेंज नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं अपॉन डाइल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट डज नॉट चेंज। जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे, डज नॉट चेंज। इसका मतलब सॉल्यूट के मोल्स बिफोर डाइल्यूशन और सॉल्यूट के मोल आफ्टर डाइल्यूशन क्या होने वाले हैं, सेम। सो द मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन is equal to moles of solute after dilution, moles of solute after dilution। ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, इसको पहले हम एक बॉक्स में बंद करेंगे, यही है, इसी से हमारा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज हमें करना, अच्छे से सीखना है। अब बेटा देखो, अगर आपके पास ये डेटा गिवन है, मैं कलर चेंज कर देता हूं। हमारे पास ये डेटा गिवन था, बिफोर सॉल्यूशन जो सॉल्यूट के मोल्स थे वो थे हमारे पास, सपोज करो n मोल्स थे। ठीक है। तो मोलैरिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, m1 मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मोल ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ जाएंगे बेटा, m1v1। समझ में आया। अब देखो, जब आपने डाइल्यूशन करा तो डाइल्यूशन के बाद भी सॉल्यूट के मोल कितने रहने वाले हैं, n ही रहने वाले हैं। तो मोलैरिटी आप कैसे डिफाइन करोगे, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आफ्टर डाइल्यूशन क्या हो रहा है, मोलैरिटी भी चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ से n की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, m2v2। कितना आएगा ये, m2v2। बस यही वैल्यू मुझे क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है। तो मैंने अभी क्या फाइंड आउट करा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज m1v1 एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन इज m2v2। ये डेटा हमें यूज करना है। डाइल्यूशन का ये क्या होता है, ये रूल होता है कि डाइल्यूशन करने पे जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। डाइल्यूशन करने पे सॉल्यूट के मोल चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब सॉल्यूट के मोल बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन कैसे होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। आप चाहो तो यहाँ पे मैं एक बार लिखवा भी देता हूँ, व्हाट इज m1, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। What is V1? Volume of solution, volume of solution before dilution। अब हम बात करते हैं कैपिटल M2 की। कैपिटल M2 क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। And what is capital V2? Volume of solution, volume of solution after dilution। तो ये क्या करना है बेटा, ये हो गया हमारे पास कंटेंट। तो डाइल्यूशन का आप आई थिंक अब आप याद रखोगे, डाइल्यूशन करने पे क्या हो रहा है, आप एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करोगे। ठीक है, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड करोगे, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ, उस नोट करके लिखना है। ये बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नोट।
किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नोट याद रखना है। नोट क्या है? अपॉन डाइल्यूशन, अपॉन डाइल्यूशन, जब भी आप डाइल्यूशन करोगे, अपॉन डाइल्यूशन, एक बार लिख देता हूं नाम से, अपॉन डाइल्यूशन all the concentration terms, all the concentration terms get reduce या get decrease, decrease, कि जब भी आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन करने पे क्या होगा बेटा? जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं हमारे, सब कंसंट्रेशन टर्म्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। मतलब अगर आपने डाइल्यूशन किया है तो डाइल्यूशन करने पे मोलैलिटी कम हो जाएगी, पहले से डिक्रीज हो जाएगी, मोलैलिटी भी कम हो जाएगी, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कम हो जाएगा, परसेंट बी बाई बी कम हो जाएगा, परसेंट डब्ल्यू बाई बी कम हो जाएगा, पीपीएम कम हो, ठीक है? तो ये सब कुछ आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको याद क्या करना है? ये यहाँ पे मैं 5 स्टार बना देता हूँ। स्टार नंबर 1 2 3 4 एंड 5, 5 स्टार चीज है। जब भी आप डाइल्यूशन करोगे जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सब हमारे क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पे बेटा नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। हमें क्या करना है? कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ना है। अगर आप बुक देखोगे, कहाँ देखोगे? अगर आप बुक्स में देखोगे तो इन कन्वर्जन के लिए क्या है? अ लॉट्स ऑफ फॉर्मूला, अ लॉट्स ऑफ फॉर्मूला, बहुत सारे क्या है बेटा? फॉर्मूला गिवन है। मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? मैं आपको एक यूनिक मेथड बताने वाला हूँ कैसे हम कंसंट्रेशन टर्म्स का कन्वर्जन करेंगे। मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म्स को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स में कैसे चेंज करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आप हिंट करके लिखोगे। हिंट क्या है मेरे पास? जब भी आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की कन्वर्जन करनी है तो आप क्या करोगे? इसे कुछ स्टेप में करोगे। स्टेप नंबर 1, गिवन concentration terms, write in a write in a write in your language। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है? जो भी गिवन आपको देखो कंसंट्रेशन टर्म्स का कन्वर्जन करना है। मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म थी, उस एक कंसंट्रेशन टर्म को आप क्या करोगे? अनोदर कंसंट्रेशन टर्म में चेंज करोगे। अनोदर कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको क्या करना है? चेंज करना है। तो आप इसका चेंज कैसे करोगे उसके मैंने कुछ मेथड बता रहा हूं। तो इसमें स्टेप नंबर 1 में क्या है? जो भी कंसंट्रेशन टर्म आपको गिवन है आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। कैसे? देखो इस एग्जांपल से समझो। सपोज करो आपको परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू की वैल्यू 17% गिवन है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे? अपनी लैंग्वेज में लिखोगे कि 17 ग्राम solute is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो ये है आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने का मेथड। एक और एग्जांपल से समझो बेटा। सपोज करो आपको मोलैरिटी ऑफ HCl गिवन है। कितनी गिवन है आपको? 2 मोलर गिवन है। मोलैरिटी ऑफ HCl आपको गिवन है 2 मोलर। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में बेटा कैसे लिखोगे? आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे कि 2 मोल्स of HCl present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाए थे तब भी मैंने ये चीज बताई थी। तो जब भी हम कन्वर्जन करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स का, तो कैसे कन्वर्जन करेंगे? स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है? जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हमें गिवन है उसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। फिर आप स्टेप नंबर 2 में क्या लिखोगे? स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? जब आप स्टेप नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हो उसके बाद आप क्या करोगे? by collecting all the informations, जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है गिवन डेटा से, आपको वो सब इंफॉर्मेशन क्या करनी है? कलेक्ट करनी है। तो बाय कलेक्टिंग ऑल द इंफॉर्मेशंस गिवन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है आपको उसको कलेक्ट करना है। फाइंड आउट एंड फाइंड आउट द
required and find out the required concentration term. Find out the required concentration terms. आपको बस यही करना है बेटा, मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको बस एक मेथड बता दिया मैंने। जब भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स का कन्वर्जन करेंगे, एक कंसंट्रेशन टर्म्स को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो हमें कुछ स्टेप में करना है। कैसे करना है? सबसे पहले जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है अपनी लैंग्वेज में लिखो। अपनी लैंग्वेज में लिखने के बाद जो जो डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो वो सब डेटा या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो, और उस इंफॉर्मेशन से आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स को फाइंड आउट करो। ठीक है, चलिए अभी हो गया, बहुत थ्योरी हो गया, लास्ट क्लास भी पूरा थ्योरी था, ये वाली क्लास भी ऑलमोस्ट आधी क्लास थ्योरी हो चुकी है। अब हमें करने हैं अब कुछ क्वेश्चन। तो अब हमारी क्लास में, अब इस क्लास का जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसमें अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो बेटा अपने पढ़ाकू विमान निकालो और तैयार हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब तक मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड कर लो। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन बेटा आपको क्या गिवन है, सबसे पहले देखो कि 20 ग्राफ NaOH, मतलब NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन इट्स 100 ml एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा देखो यहाँ पे वर्डिंग पे ध्यान दो, कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन दिख गया तो हमारे माइंड में आ गया कि वाटर क्या है, H2O क्या होगा इसमें, सॉल्वेंट। समझ में आ गई बात? इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम पर ml, देन कैलकुलेट नंबर 1% W/V, नंबर 2% W/W एंड नंबर 3 कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। तो बेटा मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है वो जनरली किसके लिए डिफाइन किया जाता है, सॉल्यूट के लिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है वही हमारा लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन डेटा। क्या क्या डेटा आपको गिवन है आप वो देखो सबसे पहले। ठीक है, थोड़ा हम इसको एक अच्छे से करा देते हैं क्वेश्चन। ये बेटा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास क्या है, एक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कैसा है मेरे पास, एक्वस सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन किस किस से मिलके बना है देख सकते हो आप। इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक तो हो गया NaOH जो हो गया हमारे लिए सॉल्यूट, और एक इसके अंदर होगा वाटर, एक इसके अंदर क्या होगा, वाटर, और वाटर क्या हो जाएगा हमारे लिए सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने आपको क्या दिया है, आपको दिया है 20 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब आपको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है। NaOH क्या है हमारे लिए, सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है आपको, 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in its 100 ml aqueous solution, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, 100 ml। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.1, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको कितनी गिवन है, 1.1 ग्राम पर ml। ठीक है, अब देखो बेटा हम यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे, ये सब डिपेंड करता है हमसे पूछा क्या गया है। तो पहली चीज हमसे जो पूछी गई है हम यहाँ लिख देते हैं नंबर 1, एक मैं पार्टीशन कर देता हूं। ठीक है, ये है। तो नंबर 1 हमसे पूछा गया है, आपसे क्या पूछा गया है, परसेंट W/B। तो परसेंट W/B होता क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, परसेंट W/B होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है परसेंट W/B। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमें पता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमको पता है, तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करो बेटा। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम, ओके, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ml इंटू 100। तो ये परसेंट W/B की वैल्यू कितनी आ गई, 20% आ गई। तो पार्ट 1 हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आओ आप पार्ट 2 पे। पार्ट 2 पे उसने आपसे पूछा है परसेंट W/W। तो परसेंट W/W क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है, कितना गिवन है 20 ग्राम। क्या आपको मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है? नहीं गिवन है। पर सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन को आपकी डेंसिटी पता है। तो आपको पता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहां से अगर हम डेंसिटी निकालें किसकी? सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, एक काम करते हैं, हमें तो सॉल्यूशन का मास निकालना है ना, तो डायरेक्ट हम सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा? 100। एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1.1। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या है? ग्राम। और डेंसिटी की यूनिट क्या है? ग्राम पर ml। सॉरी, एक मिनट रुको, कुछ गलत हो गया है यहाँ पे। यहाँ पे वॉल्यूम आए, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? ml। और डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर ml। तो ये ml से ml कैंसिल हो गया, तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास, एक मिनट रुकिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया 110 ग्राम। तो इस वाले क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करो। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है 20, मास ऑफ सॉल्यूशन भी आपने अब निकाल लिया 110 इंटू 100। तो इसको क्या करना है बेटा? आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, 200 डिवाइडेड बाय 11%। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा। तीसरा पार्ट हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। तो मैंने क्या बोला? मोल फ्रैक्शन का मतलब जनरली हम किसके लिए सॉल्व करेंगे? सॉल्यूट के लिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अब टोटल मोल्स कैसे होंगे? टोटल मोल्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब देखो आप, अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हम अपना एक पार्टीशन बना देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? पार्टीशन बना देता हूँ, ताकि ये मैं स्पेस यूज करने वाला हूँ अभी। ये स्पेस मैं अभी यूज करूंगा, खुद को भी मैं थोड़ा साइड कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपको मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। मोल इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो मोल ऑफ सॉल्यूट की अगर मैं बात करता हूँ, सॉल्यूट मेरे पास क्या है बेटा? NaOH। सॉल्यूट कौन सा? NaOH। तो मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20, इंटू मोलर मास ऑफ NaOH। जब आप मोलर मास ऑफ NaOH निकालोगे, एक मिनट रुको, मैं लिख ही देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। तो मास ऑफ NaOH कितना आ गया हमारे पास? हमें क्वेश्चन में गिवन है 20। और जब मोलर मास निकालेंगे, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा? NaOH का मोलर मास, सोडियम मोलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। उसके आगे आप ग्राम या ग्राम पर मोल लगा दो। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? सम ऑफ द एटॉमिक मास। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 40। तो यहां से अगर आप मोल निकालोगे, तो मोल की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो 0.5 क्या आ जाएगा? 0.5 हमारे लिए हो जाएगा मोल ऑफ NaOH। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? NaOH के मोल तो हमें मिल गए, मतलब सॉल्यूट के मोल हमें मिल गए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट बेटा हम कैसे निकाल सकते हैं? कि मोल ऑफ सॉल्वेंट में यहां निकाल देता हूं, मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको पता है सॉल्वेंट आपके पास क्या है? वाटर। तो वाटर का मास, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का मोलर मास 18 होता है, ये हमें पता है। अब हमें क्या है? क्या हमें मास ऑफ वाटर पता है? ये भी हमें पता है। कैसे पता है बेटा? देखो, सॉल्यूशन का मास कितना है? सॉल्यूशन का मास हमें गिवन है कितना? 110 ग्राम। जिसमें से सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूट का मास है 20 ग्राम।
तो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर का मास कितना आ जाएगा बेटा 110 माइनस 20, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी मास ऑफ वाटर इज 90 ग्राम और मोलर मास ऑफ वाटर इज 80। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है मैं इसको रफ कर रहा हूँ। क्यों रफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने क्वेश्चन में स्पेस यूज करना है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे कर देता हूँ, स्पेस मिल गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो मैं रफ नहीं कर रहा, मुझे जो स्पेस चाहिए था वो स्पेस मुझे यहाँ पे मिल चुका है। चलो यहाँ देखो आप, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 0.5, ये वैल्यू कितनी है 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स क्या आ जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5 प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 5। जब सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5 और सॉल्व करने पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास क्या है बेटा NaOH, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 1/11। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो भी गिवन डेटा होता है उस गिवन डेटा से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। एक बार रीड करो क्वेश्चन की। क्वेश्चन है मेरे पास 15 gram of methyl alcohol is present in 100 ml of solution. If the density of the solution is 0.90 gram per ml, calculate the mass percentage of methyl alcohol in solution. ठीक है बेटा, तो मैं क्या करता हूँ सॉल्यूशन बना देता हूँ। ये मेरे पास क्या है एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास क्या है सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन है ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है सॉल्यूशन का आपको 100 ml, वॉल्यूम कितना आ गया 100 ml। अब इस सॉल्यूशन के अंदर बेटा दो पार्ट होंगे, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट। ठीक है, क्या सॉल्यूशन के आगे एक्वस लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब सॉल्वेंट वाटर नहीं होगा। अगर सॉल्वेंट वाटर होता तो एक्वस लिखा होता, तो सॉल्वेंट क्या होगा हमें इसकी जरूरत भी नहीं है, हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। पर हमें ये पता चल गया कि जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट क्या होगा मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल जो होता है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3OH। तो मिथाइल एल्कोहल क्या होगा बेटा हमारा सॉल्यूट। तो क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमें क्या क्या डेटा गिवन है, एक बार मैं लिख देता हूं। आपको गिवन है कि 15 ग्राम ऑफ मिथाइल एल्कोहल, मतलब मास ऑफ मिथाइल एल्कोहल आपको गिवन है, कितना गिवन है ये आपको गिवन है 15 ग्राम इज प्रेजेंट इन इट्स 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम गिवन था 100 ml। अब इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.90 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, कितनी गिवन है 0.90 ग्राम पर ml। तो ये हो गई हमारे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपसे पूछा गया है बेटा मास परसेंटेज ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन सॉल्यूशन, तो मास परसेंटेज पूछिए, मास परसेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो मास परसेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल बेटा हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ आप देख सकते हो सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं है, बस सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन बेटा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml और डेंसिटी कितनी हो गई 0.9 ग्राम पर ml, ml से ml कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 90 ग्राम। कितना आ गया 90 ग्राम आ गया। अब आपको मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल पता है 15 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है 90 ग्राम इंटू 100। तो जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 100/6%। इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, मैं भी यहीं पे छोड़ देता हूँ 100/6%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन इट्स 20 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मास ऑफ NaOH।
मास ऑफ NaOH, NaOH ही क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके पास, 4 ग्राम आपको गिवन है। ठीक है, तो क्या आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास हमें गिवन है, मास कितना है हमारे पास 4 ग्राम, और NaOH का जो मोलर मास होता है वो होता है 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आप मोल ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, मोल ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 1/10 मोल। ठीक है, आपसे पूछा है मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, व्हाट इज द मोलैरिटी, मोलैरिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है मोलैरिटी। ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट आपको पता चल गया कितना है, 1/10 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपके पास 200 ml, जिसको आपने क्या करा 1000 से डिवाइड करा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लीटर। किस में कन्वर्ट करा आपने इसे, लीटर में। तो आप इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा कितना, मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 1/2, क्या तो आप इसकी यूनिट लिखो 1/2 मोलर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/2 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। अब बेटा यहाँ पे आप मैं एक चीज बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ देखो, मोलारिटी को आप क्या लिख सकते हो, मैंने बोला था मोलारिटी को आप लिखोगे अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो मोलारिटी को आप, मोलारिटी याद करो, याद करो, ऐसे मेरी तरफ मत देखो, याद करो। प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ कि मोलारिटी को हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे मोलारिटी के लिए बेटा क्या यूज करा है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा है। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो सॉल्यूट होता है उस सॉल्यूट का नाम हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूट क्या है, NaOH। NaOH हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। तो मोलारिटी ऑफ NaOH इज 1.2 मोलर कैपिटल एम, या फिर 1/2 मोलर बोल सकते हो, या फिर आप इसको 1/2 मोल पर लीटर भी बोल सकते हो। तो ये सब आपके आंसर क्या है, सही है। यहाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है उस पर एक बार जरा ध्यान दो आप। मैंने ये बताया है कि मोलारिटी के, जब हम मोलारिटी लिखते हो तो कैसे लिखोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो मोल ऑफ सॉल्यूट लिखते हो मतलब जिसके आप मोल्स लिखोगे, यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ, जिसके आप मोल्स लिखते हो न्यूमरेटर में, उस सब्सटेंस का नाम आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 100 gram of 0.2 molar KCl solution having density 1.2 gram per ml। तो आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछे बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पूछे हैं, और आपको मोलैरिटी गिवन है KCl सॉल्यूशन की। तो मैंने क्या बोला बेटा, मोलैरिटी गिवन है KCl सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी आपने कैसे लिखी है, मोलैरिटी ऑफ KCl इज इक्वल टू 0.2 मोलर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मोल ऑफ KCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है मैंने कैसे लिखा है? अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बेसिकली जो हमारे पास जो KCl है इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, यही हमारा क्या है, सॉल्यूट है। पोटेशियम क्लोराइड क्या है, हमारा सॉल्यूट। अब आप देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन। मतलब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है दैट इज 100 ग्राम, और आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है दैट इज 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, तो क्या मैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं।
द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वैल्यू आ जाएगी 100 अपॉन 1.2, ठीक है, ये आ जाएगा ml, 100 अपॉन 1.2 ml में, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, इस इक्वेशन में आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू को पुट कर दो, तो यहां से हमारे पास मोल ऑफ KCl मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। तो वैल्यू को पुट कर देता हूं मैं, तो यहाँ देखिए 0.2 इज इक्वल टू n KCl डिवाइडेड बाय 100 अपॉन 1.2। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है आपको, ध्यान क्या देना है कि हमें जो वॉल्यूम पुट करना है सॉल्यूशन का वो लीटर में पुट करना है, और अभी आपने जो कैलकुलेट करा है सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो ml में करा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे आप देख सकते हो, तो यहाँ से NKCl मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.2 इंटू 100 बाई 1.2 इंटू 1000, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 100, तो ये वैल्यू जो आ रहा है मोल्स की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मोल्स ऑफ KCl इज 1/60 मोल्स। एक बार आप भी सॉल्व कर लेना बेटा इस चीज को, ताकि आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये क्या है हमारे पास आंसर। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, जो भी डेटा गिवन है उस डेटा को रीड करो, ठीक है। आपको सपोज करो इस डेटा को रीड करके आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस डेटा को रीड करके आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल ऑफ KCl है। तो हमने क्या करा, ये वाला फॉर्मूला यूज करा, इसमें देखा क्या क्या हमारे लिए अननोन है, क्या क्या हमारे लिए नोन है, और हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है वो हमने फाइंड आउट की है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। अब देखिए ये है क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन को पहले मैं रीड कर लेता हूँ। एक 6.02 into 10 raised to the power of 20 molecules of urea are present in 100 ml solution. The concentration of urea solution is। तो बेटा हमने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। क्या होता है मोलैरिटी, तो इसका मतलब क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है, मोलैरिटी ऑफ यूरिया पूछी है। तो मोलैरिटी ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे हम, देखो यहाँ पे। तो मोलैरिटी को हमने बोला था कि आप स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हो। तो मोलैरिटी ऑफ यूरिया इज मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन डेटा है, हम उससे समझने की कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, कितना है 100 ml। और अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं तो कैसे, हमें इस 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो मुझे यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0.1 लीटर आ गया, ठीक है। पर क्या आपको क्वेश्चन में मोल ऑफ यूरिया गिवन है, नहीं है। आपको क्या गिवन है, आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है। आपको क्या गिवन है बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया गिवन है। मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया आपको कितना गिवन है, 6.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ 20 मॉलिक्यूल्स। तो बेटा आप याद करिए, मैंने आपको बहुत अर्ली स्टेज में, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में बताया था, अगर आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो मोल्स के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस तरीके से आप मोल्स को निकाल सकते हो। पर यहाँ पे यूनिट पार्टिकल्स को समझो, ये यूनिट पार्टिकल का रोल समझो। आपको जो गिवन है, आपको क्या गिवन है बेटा, यूरिया गिवन है, और यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा
यूरिया क्या है, एलिमेंट एक कंपाउंड है, तो आप बोलोगे यूरिया क्या है, हमारा कंपाउंड है। कैसे आपने पता लगाया, क्योंकि कंपाउंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का यूज किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कंपाउंड के अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब एक बात बताइए, जब कंपाउंड होता है, कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल क्या होगा, हमेशा मॉलिक्यूल्स होगा। कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल हमेशा क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया गिवन है, इसका मतलब आपको यूरिया के यूनिट पार्टिकल्स गिवन है। अब तो आई थिंक क्वेश्चन अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप निकाल सकते हो मोल्स। सो मोल्स इज नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ यूनिट पार्टिकल्स को आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 6.02 into 10⁻⁻20 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.02 into 10⁻23। तो जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आ जाएंगे मोल्स कितने आ जाएंगे, 10⁻⁻³ या फिर आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 0.001 मोल। 10⁻⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.001। अब आप बेटा देखो, इस कंसंट्रेशन टर्म्स की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, इस कंसंट्रेशन टर्म्स की। यही तो आपको निकालना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास यूरिया के मोल्स भी हैं, कितने मोल्स है बेटा, 0.001 मोल्स। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटा कितना है हमारे पास, 0.1 लीटर, 0.1 लीटर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 0.01 मोलर। 0.01, आप चाहो तो इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट ये भी लिख सकते हो, 0.01 मोलर भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.01 मोल पर लीटर। पर हमें क्या करना है, हमें अपने ऑप्शन चेक करने हैं। तो हमारे ऑप्शन में अगर आप देखोगे 0.01 मोलर जो है ऑप्शन बी, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो एक बार सब लोग, कि 1 लीटर ऑफ मिल्क वेट 1.035 kg, the butter fat is 10% B by B of milk has the density 875 kg per meter cube. Considering milk is a solution, calculate density of fat free मिल्क। तो बेटा यहाँ देखो, आपके पास जो सॉल्यूशन है, आप यहाँ समझने की कोशिश करो। ये आपको सॉल्यूशन गिवन है, और सॉल्यूशन आपको किसका गिवन है, मिल्क का गिवन है। किसका गिवन है, मिल्क का गिवन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है, एक है आपके पास फैट, एक आपके पास क्या है इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, एक तो है फैट, और दूसरा आपके पास क्या है, फैट फ्री मिल्क। दूसरा है हमारे पास फैट फ्री मिल्क। अब यहाँ देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1 लीटर ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क एक सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 1000 ml भी लिख सकते हो। तो 1 लीटर ऑफ मिल्क वेट 1.035 kg, इसका मतलब आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूशन है 1.035 kg, और अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 1035 ग्राम। आई होप यहां तक समझ में आ गया। जो जो डेटा गिवन है बेटा मैंने सिर्फ वही लिखा है। द बटर फैट इज 10% बी बाई बी। अब यहां देखो, जो बटर फैट है, ये क्या है हमारे पास, बटर फैट, ये कितना परसेंट है, 10% बी बाई बी। मतलब आप बोल सकते हो कि 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml हमारा बटर फैट है। तो हमारे पास तो सॉल्यूशन कितना है, 1000 ml है। तो इसका मतलब जो बटर फैट है, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, इसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1000 का 10% निकालेंगे तो 100 ml हो जाएगा। ठीक है, आपको और क्या गिवन है, फिर से पढ़ो। 1 लीटर ऑफ मिल्क वेट 1.035 kg, the butter fat is 10% B by B of milk has a density 875 kg per meter cube.
इस बटर फैट की आपको डेंसिटी भी गिवन है। डेंसिटी कितनी गिवन है बेटा आपको? 875 केजी पर मीटर क्यूब। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज बताने वाला हूँ, पहले आप उसको समझने की कोशिश करो कि हम केजी पर मीटर क्यूब को हम क्या करेंगे, केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, केजी पर मीटर क्यूब को हम केजी पर मीटर क्यूब को हम क्या करेंगे, ग्राम पर एमएल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? देखो, केजी को आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम, और मीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर, या फिर आप लिख सकते हो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 ml। तो यहाँ पे आप 1 मीटर क्यूब की जगह क्या लिख सकते हो, 10⁻6 ml। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 10⁻³ ग्राम पर ml। ठीक है, तो आप यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपने कंक्लूजन निकाला कि 1 kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम पर ml। तो यहाँ पे अगर हम इसको ग्राम पर ml में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 875 इंटू 10⁻³ ग्राम पर ml, या फिर आप उसको सिंपली लिख सकते हो कितना, 0.875 ग्राम पर ml। ये आपका डेटा जो भी क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने लिख दिया। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ फैट फ्री मिल्क। आपको फैट फ्री मिल्क की डेंसिटी निकालनी है। ये है हमारे पास, कलर चेंज कर देता हूं मैं यहाँ पे। फैट फ्री मिल्क की आपको डेंसिटी निकालनी है। तो फैट फ्री मिल्क की डेंसिटी क्या होगी, आपको पता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हटा देता हूं। तो फैट फ्री मिल्क की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगा, मास ऑफ फैट फ्री मिल्क, यहां मैं लिख देता हूं फैट फ्री मिल्क डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फैट फ्री मिल्क। अब बेटा अब यहां देखो, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, कितना गिवन है, 1000 ml, और हमें पता है कि जो फैट मिल्क है उसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ फैट फ्री मिल्क कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ फैट मिल्क। तो यहाँ लिख भी लो, अगर कोई कंफ्यूजन आ रही हो ना, मैं लिखवा देता हूँ बेटा। अगर हम लिख रहे हैं F.M, इसका मतलब हो जाएगा फैट फ्री मिल्क, और अगर मैं लिख रहा हूं F.M, इसका मतलब हो जाएगा फैट मिल्क। ठीक है, तो आप यहां देखो, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 1000 ml, और फैट मिल्क का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। तो फैट फ्री मिल्क का वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास, फैट फ्री मिल्क का वॉल्यूम आ गया हमारे पास 900 ml। ठीक है, तो फैट फ्री मिल्क का वॉल्यूम, ये वाला पार्ट तो अब हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है फैट फ्री मिल्क का। सो द मास ऑफ फैट फ्री मिल्क इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ फैट मिल्क। बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना, 1035 ग्राम। अब यहां देखिए, मास ऑफ फैट मिल्क हम कैसे निकालेंगे, आपको फैट मिल्क का वॉल्यूम पता है, आपको फैट मिल्क की डेंसिटी पता है, तो फैट मिल्क का बेटा मास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मास ऑफ फैट मिल्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फैट मिल्क इनटू डेंसिटी ऑफ फैट मिल्क। तो ये आ जाएगा आपके पास 87.5 ग्राम। तो यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, द वेट ऑफ फैट मिल्क इज 87.5 ग्राम। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 947.5 ग्राम।
तो बेटा आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था डेंसिटी ऑफ फैट फ्री मिल्क। तो डेंसिटी ऑफ फैट फ्री मिल्क क्या होगी, देखो, सो द डेंसिटी ऑफ फैट फ्री मिल्क is equal to mass of fat free milk divided by volume of fat free milk। तो मास ऑफ फैट फ्री मिल्क कितना है हमारे पास 947.5 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी आई बेटा 900 ml। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास, मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पे, density of fat free milk is equal to 1.05 gram per ml। So this is the answer of your question। एक मिनट, बॉक्स में बंद नहीं हो रहा है, मैं इसको पेन से ही बंद कर देता हूँ। So this is the answer of your question। समझ में आ गई बात, कैसे हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट। चलिए, अब आपके माइंड में बहुत देर से आ रहा होगा सर ये क्वेश्चन करा रहे हो, ये बताओ आईआईटी में पूछे जाते हैं, कभी भी फंस जाता है, कभी कभी आपका अगर दिन होता है तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन फंस जाते हैं। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, जेई का है ये 2011 का। क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन में रीड करो, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 60 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर gave a solution of a density 1.15 ग्राम पर ml। द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बता, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बतानी है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन बना देता हूं मैं, अच्छे से करते हैं क्योंकि आईआईटी का वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट दे दो। तो यहाँ देखो बेटा, आपने सॉल्यूशन बनाया, तो सॉल्यूशन आपने किस किस चीज से बनाया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके। तो सॉल्यूट क्या है आपके पास, यूरिया, और सॉल्वेंट आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, वाटर। ये हो गया आपके पास सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, एक तो यूरिया है और यूरिया के साथ क्या है आपके पास वाटर। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका मतलब आपको वेट ऑफ यूरिया गिवन है, कितना गिवन है 120 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट गिवन है आपको, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है यूरिया का वो कितना है 60 ग्राम पर मोल, ठीक है, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है बेटा 1000 ग्राम। गिव ए सॉल्यूशन ऑफ ए डेंसिटी 1.15। इसका मतलब जो डेंसिटी आपको किसकी गिवन है, सॉल्यूशन की गिवन है, कितनी 1.15 ग्राम पर मोल। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको ध्यान क्या देना है बेटा, वाटर जो है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में जो वाटर है वो एक सॉल्वेंट है, और जो यूरिया है वो यूरिया एक सॉल्यूट होगा। यूरिया क्या करेगा, सॉल्यूट होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब जब भी सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे जो डिसॉल्व हो रहा है वो डिसॉल्व क्या हो रही है, यूरिया हो रही है वाटर के अंदर, इसलिए सॉल्यूट हमारा हो जाएगा यूरिया और सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा वाटर, ठीक है। चलो, आपसे पूछा गया है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो बेसिकली आपसे मोलैरिटी पूछी गई है सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन बेटा क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम हम किसमें पुट करेंगे, लीटर में। तो मैंने बेटा यहाँ बोला था जब भी आप मोलैरिटी निकालोगे, जिस सब्सटेंस के यहाँ पे न्यूमरेटर में मोल्स लिखोगे उसी सब्सटेंस को आप अपने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो। तो इसका मतलब सॉल्यूट बेटा मेरे पास क्या है, सॉल्यूट मेरे पास यूरिया है, तो आप लिख सकते हो मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, यूरिया लिख सकते हो। अब देखो मोल्स ऑफ यूरिया मुझे नहीं पता है, पर यूरिया का मुझे मास पता है, यूरिया का मुझे मोलर मास पता है, तो मैं मोल ऑफ यूरिया निकाल सकता हूँ। मोल ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा,
मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 2 मोल। कितने आ गए बेटा? 2 मोल आ गए। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे नहीं पता, ठीक है, पर मुझे ये पता है कि जो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किस किस क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, ये मुझे पता है। अब यहाँ आप देख सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट आपको कितना गिवन है, 120 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपको कितना गिवन है, 1000 ग्राम। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 1120 ग्राम। अब सॉल्यूशन की मुझे डेंसिटी पता है तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 1120 ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.15 ग्राम पर मोल। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा आपके पास, थोड़ा स्पेस बना देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास आ जाएगा 973.9 ml। तो ये बेटा ये तो ml में आया है, तो मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए, लीटर में। तो मैं यहीं पे इसको चेंज कर देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 973.9 बाय 1000 लीटर, और आप इसको लिख सकते हो 0.9739 लीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको कुछ नहीं करना है, आप बस वैल्यू पुट कर दो। आपको मोलैरिटी निकालनी थी, फॉर्मूला कहां गया मेरा, ये, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो मोलैरिटी आपको निकालनी थी, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोल ऑफ यूरिया। मोल ऑफ यूरिया कितना है हमारे पास, 2 मोल। मोल ऑफ यूरिया कितना है हमारे पास, 2 मोल, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो कितना है हमारे पास 0.9739। ओके, तो ये है मोल्स में और ये वैल्यू है लीटर में। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन या फिर मोलैरिटी ऑफ यूरिया इज 2.05 मोलर। अब देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 2.05 मोलर इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लेक्चर को हम स्टॉप करेंगे। तो देखिए बेटा ये जेई 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको देखो क्वेश्चन क्या है समझो। 1 ग्राम ऑफ चारकोल एड्सॉर्ब एसिटिक एसिड CH3COO, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ चारकोल एड्सॉर्ब एसिटिक एसिड फ्रॉम 100 ml 0.5 molar acetic acid aqueous solution to form a monolayer, thereby the molarity of acetic acid reduced to 0.49 molar आएगा। Calculate the surface area of charcoal adsorbed by each molecules of acetic acid। और सरफेस एरिया ऑफ चारकोल आपको गिवन है 3.01 इंटू, आई थिंक कुछ मिसिंग है इसमें, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 3.01 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, आई थिंक 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 था ये। एक बार रुकिए जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, और अगर गिवन नहीं होगा तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। एक बार रुको, एक डेटा यहाँ पे गलत मिसिंग हो गया है। कहाँ, एक क्वेश्चन है 2003 का। हाँ, ये बेटा देखो मेरे पास बुकलेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख के मैं बता रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ अगर आपको दिख रहा हो, आई थिंक ये इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा,
ये ये IIT 2003 का क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये डेटा है 3.01 इंटू 10⁻²2 मीटर क्यूब। बस यहाँ पे ये डेटा मिसिंग था। चलो एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। 1 ग्राम ऑफ चारकोल एब्जॉर्ब एसिटिक एसिड फ्रॉम 100 ml 0.5 मोलर एसिडिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा सबसे पहले हम ना इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखते हैं यहाँ देखो। मेरे पास क्या था बेटा, मेरे पास एक CH3COOH एसिडिक एसिड का एक एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक है। अब इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो था, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml। हमें कितना है 100 ml। और इस सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी थी, वो मोलैरिटी कितनी है 0.5 ml। तो जो मोलैरिटी है वो मोलैरिटी कितनी है 0.5 m, सॉरी ml नहीं है ml। तो मोलैरिटी कितनी है 0.5 m। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ बना देता हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि बेटा ये एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट इसके अंदर वाटर होगा। अब आपने करा क्या है समझो। आपने इसके अंदर क्या करा है, आपने 1 ग्राम ऑफ चारकोल का एडिशन करा है। 1 ग्राम ऑफ चारकोल, चारकोल आपने इसके अंदर ऐड करा है। जब आपने चारकोल इस सॉल्यूशन में डाला तो चारकोल ने क्या करा है, एसिटिक एसिड को एब्जॉर्ब करा है। मतलब एसिटिक एसिड के जो पार्टिकल्स थे वो चारकोल के सरफेस पे क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए। तो जब चारकोल को आपने ऐड करा उससे हुआ क्या बेटा, एसिटिक एसिड पार्टिकल्स, या पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल से लिखता हूं क्योंकि एसिटिक एसिड देख के ही लग रहा है एक कंपाउंड है, कंपाउंड का यूनिट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा। तो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब ऑन चारकोल, चारकोल। तो एसिडिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो एड्सॉर्ब हो गए किस पे, चारकोल पे। अब आपने बेटा क्या करा है, आपने क्या करा, जब इसको कुछ टाइम के बाद, आप इस तरीके से मान लो, आपने क्या करा, कुछ टाइम के बाद इसको फिल्ट्रेट करा। ठीक है, आपने क्या करा, इसके उसको कुछ टाइम के लिए फिल्ट्रेट करा, या फिर आप इसको इस तरीके से समझ लो बेटा, आपने कुछ टाइम के बाद इसको जब फिल्ट्रेट करोगे तो फिल्ट्रेट करने पे क्या होगा, फिल्ट्रेट करने पे ये क्या है, फिल्ट्रेट करने पे क्या होगा बेटा, आपको एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन मिल गया। एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन आपको मिला। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी क्या होगा, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी 100 ml ही होगा। पर आफ्टर फिल्ट्रेट क्या होगा बेटा, क्योंकि चारकोल ने एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करे हैं। फिर से सुनो, एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे वो चारकोल ने क्या करा, उनको एब्जॉर्ब करा है। अगर एब्जॉर्ब करेगा, अगर मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं बेटा, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम इस एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहां से हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि हमारा जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्यूट क्या होगा, एसिटिक एसिड। और ये एक्वस सॉल्यूशन है तो जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, वाटर होगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ चारकोल एड्सॉर्ब एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड, ओ सॉरी, जब चारकोल क्या करेगा, एसिटिक एसिड को एड्सॉर्ब करेगा, तो इसका मतलब अब सॉल्यूशन में से एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स थे या फिर एसिटिक एसिड के जो मोल्स थे वो मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जैसे ही मोल्स कम होंगे तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तभी उसने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ग्राम of charcoal absorb acetic acid from 100 ml 0.5 molar acetic acid aqueous solution to form a monolayer। सपोज करो ये मैंने क्या बना दी बेटा, एक मोनोलेयर बना दी। ये क्या बन गई है, एक मोनोलेयर बन गई है। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, देयर बाय द मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड रिड्यूस टू 0.49 मोलर। 0.49 मोलर मतलब एसिटिक एसिड की जो मोलैरिटी थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई
और रिड्यूस होगी कितनी हो गई 0.49 मोलर। अब आपको समझ में आया कि एसिटिक एसिड की मतलब सॉल्यूशन की मोलारिटी रिड्यूस क्यों हुई। सॉल्यूशन की मोलारिटी रिड्यूस तभी होगी जब सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो सॉल्यूट के मोल्स हमारे कम हो जाए। सॉल्यूट के मोल्स कम होने का मतलब एसिटिक एसिड के मोल्स कम हो जाए। एसिटिक एसिड के मोल्स कम होने का मतलब कोई और सब्सटेंस ऐसा है जो एसिटिक एसिड के मोल्स को एब्जॉर्ब करा रहा है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, ये आपसे पूछा गया है। तो अब हमारा एम क्या है, हमारा एम ये है कि कितने हमारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हुए हैं ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल, हम ये फाइंड आउट करें। ठीक है, देखो व्हाट इज अवर एम, वी हैव टू, मैं लिख देता हूं व्हाट इज अवर एम, वी हैव टू कैलकुलेट, we have to calculate the number of molecules adsorbed on the surface of चारकोल, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो बेटा बहुत सिंपल चीज है, समझोगे तो समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। अगर मैं देखूं जब मैंने चारकोल को ऐड नहीं किया था, जब मैंने चारकोल को ऐड नहीं किया था उस समय एसिटिक एसिड के कितने मोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे, तो आप बता सकते हो कि मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है। तो मोलैलिटी कितनी थी 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, और हमें सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं और वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100 ml। तो इसका मतलब जो सॉल्यूट के मोल आए, सॉल्यूट के मोल बेटा कितने हो गए 50, क्योंकि मैंने वॉल्यूम किस में पुट करा है ml में, तो मुझे मोल किस में मिलेंगे मिली मोल्स में मिलेंगे। 50 मिली मोल्स थे। मतलब जब आपने चारकोल को एसिटिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ऐड नहीं किया, उससे पहले सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के जो मोल्स प्रेजेंट थे वो कितने मोल्स थे मेरे पास 50 मिली मोल्स थे। अब आपने क्या करा है, आपने चारकोल का एडिशन किया और चारकोल के एडिशन के बाद जो मोलैलिटी थी वो सॉल्यूशन की क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है और 0.49 हो गई है। इसका मतलब आफ्टर द एडिशन ऑफ चारकोल द मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स क्या होंगे, मोल्स आफ्टर चारकोल एडिशन, मोल्स आफ्टर चारकोल एडिशन आपको निकालने, तो कितने मोल्स आ जाएंगे बेटा। अगेन आप क्या करोगे, मोल्स कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरा ml में है, इसका मतलब जो मोल्स आएंगे 49 मिली मोल्स आएंगे। इसका मतलब बेटा ध्यान दो, बिफोर एडिंग चारकोल कितने मोल थे 50 मिली मोल्स थे, आफ्टर एडिंग चारकोल कितने मोल बचे 49 मिली मोल बचे। इसका मतलब एसिटिक एसिड के कितने मोल चारकोल की सरफेस पे एब्जॉर्ब हुए हैं 1 मिलीमोल। सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। तो अब यहाँ देखो, यहाँ से हमें क्या करना है, सो यहाँ हमारे आ गया सॉल्यूशन वाला पार्ट। सो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एब्जॉर्ब ऑन चारकोल is 50 minus 49 मिलीमोल, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 1 मिलीमोल। हम क्या लिख सकते हैं 1 मिलीमोल, और मिलीमोल को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं किसके अंदर, मोल के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं 10 raised to the power of -3 मोल। तो इतने मोल्स मुझे पता चल गए, ये मुझे क्या पता चल गए, मोल्स पता चल गए, एसिडिक एसिड के कितने मोल्स चारकोल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हुए वो मुझे पता चल गया। अब ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एसिटिक एसिड के मोल्स अगर आपको पता है तो आप एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के अंदर Na यूनिट पार्टिकल्स होते हैं। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, सो
मोल्स ऑफ, अब मोल्स नहीं, हम मॉलिक्यूल्स ऑफ लिखेंगे। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब ऑन चारकोल, तो कितने आ जाएंगे बेटा? 6.02 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे जब इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो कि चारकोल ने क्या करे, चारकोल की सरफेस पे एड्सॉर्ब हुआ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ चारकोल एड्सॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। और चारकोल का सरफेस एरिया आपको गिवन है, कितना गिवन है? 3.01 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ? 6.02 इंटू 10⁻20 molecules of एसिटिक एसिड, एक बार रुकिए, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब सरफेस एरिया ऑफ चारकोल। कितना सरफेस एरिया ये चारकोल का कवर कर रहा है? कितना सरफेस एरिया बेटा कवर कर रहे हैं? 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक मॉलिक्यूल चारकोल का कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड एब्सॉर्ब सरफेस एरिया ऑफ द चारकोल इज, आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे 10⁻³ 3.01 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर divided by 6.02 इंटू 10⁻20। तो बेटा इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने पे ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आंसर अगर मैं लिखूं तो आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर आएगा मेरे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻18 मीटर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार मैं क्वेश्चन को समराइज करूंगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन ये था बेटा, हमारे पास एक एसिटिक एसिड का एक एक्वस सॉल्यूशन था। ठीक है, हमने क्या करा? 1 ग्राम चारकोल को उसके अंदर ऐड किया। जब हमने 1 ग्राम और चारकोल को उसके अंदर ऐड किया, तो चारकोल ने क्या करा? एसिटिक एसिड के कुछ मॉलिक्यूल्स थे उनको अपने क्या करा? एड्सॉर्ब करा लिया। तो आपसे पूछा गया है कि चारकोल का जो सरफेस एरिया था, उस सरफेस एरिया को पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड कितना सरफेस एरिया एड्सॉर्ब हुआ है। समझ में आ रहा है? पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड चारकोल का कितना सरफेस एरिया एड्सॉर्ब हुआ है। तो मैंने अप्रोच क्या लगाई? मैंने अप्रोच ये लगाई, जब मैंने चारकोल का एडिशन नहीं किया था सॉल्यूशन में, उस समय सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के कितने मोल्स थे। जब मैंने चारकोल ऐड करा, चारकोल ऐड करते ही एक मोनोलेयर फॉर्म हो गई, और उस मोनोलेयर फॉर्म होने के बाद मैंने देखा कि सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड के कितने मोल्स थे। जो भी मोल्स का डिफरेंस होगा वो मोल्स क्या होंगे? चारकोल के सरफेस एरिया पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो वो मोल्स का डिफरेंस हमने निकाला, वो आया हमारे पास 0.1। यहाँ निकाला भी है मैंने, दिखा देता हूं मैं। वो कितना आया हमारे पास? सॉरी, वो हमारे पास कितना आया? 1 मिली मोल का डिफरेंस आया। इस 1 मिली मोल को हमने मोल्स में कन्वर्ट करा, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करा। अब हमें पता है चारकोल के 10⁻³ मोल्स क्या हुए? एसिटिक एसिड के 10⁻³ मोल्स क्या हुए हैं? चारकोल के सरफेस एरिया पे एड्सॉर्ब हुए हैं। तो आप यहां से निकाल सकते हो कि एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स चारकोल की सरफेस पे एड्सॉर्ब हुए हैं। तो आपको पता है कि एक मोल के अंदर Na यूनिट पार्टिकल्स होते हैं, तो आपने क्या करा? यहाँ पे Na से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब आपको पता चल गया कि एसिटिक एसिड के 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स जो थे, वो चारकोल के सरफेस एरिया पे एड्सॉर्ब थे। तो क्वेश्चन में उसने ये पूछा है
द सरफेस एरिया ऑफ द चारकोल एब्जॉर्ब बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। तो पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड के लिए हमने क्या करा, जो चारकोल का सरफेस एरिया था, टोटल सरफेस एरिया, उसको हमने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करा और हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज द, इस तरीके से ये जेई 2003 का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं नहीं कराऊंगा, यह है आपका होमवर्क, ये है आपका होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है वो आंसर आप मुझे कहाँ पे भेजोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना है। ये देखिए मेंस 2015 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही अप्रोच होगी जो क्वेश्चन मैंने अप्रोच मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताई है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार बेटा रीड करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। आंसर का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर 18 mg है, आई एम नॉट श्योर। एक बार आप निकालने की कोशिश करना, 18 mg इसका जो है, mg का मतलब मिलीग्राम, 18 मिलीग्राम जो है इट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक बार सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और मे बी मैं आई एम रॉन्ग, तो आप मुझे अब क्या करेंगे, अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो आई होप आपको आज का ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सब बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे अच्छे से, मन लगा के रिवीजन वाला पार्ट अपना कंटिन्यू करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल को एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।